तो दोस्तों फाइनली आयरन हार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को एक तरह से बहुत जल्द रिलीज किया जाना है और इसके लगभग 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। उन्हें तीन तीन पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। तीन एपिसोड एक दिन देखने को मिलेंगे जिसकी रिलीजिंग डेट है 24 जून, और अगले जो एपिसोड है उसकी भी रिलीजिंग डेट मैं बताऊंगा। तो आपको मैं पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आयरन हार्ट एक आगामी अमेरिकी टेलीविजन मिनी सीरीज है जिसे चिंका हॉज ने स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए बनाया है, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) में 14वीं टेलीविजन सीरीज होने का इरादा है, जिसका निर्माण मार्वल स्टूडियोज द्वारा अपने मार्वल टेलीविजन लेबल के माध्यम से प्रॉक्सिमिटी मीडिया के साथ किया जाएगा। यह सीरीज फ्रेंचाइजी की फिल्मों के साथ निरंतरता साझा करती है। इसमें एमआईटी की छात्रा रीरी विलियम्स को फिल्म ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 की घटनाओं के बाद शिकागो लौटते हुए देखा गया, जहां उसने ऐसे रहस्यों की खोज की जो जादू के खिलाफ तकनीक को खड़ा करते हैं। हॉज मुख्य लेखक के रूप में कार्य करते हैं। डोमिनिक थोर्न ने एंथनी रामोस, लिरिक रॉस, एल्डेन एहरनेरिच, रेगन अलियाह, मैनी मोंटाना, मैथ्यू एलाम और अंजी व्हाइट के साथ अभिनय करते हुए वाकांडा फॉरएवर से रीरी विलियम्स बटा आयरन हार्ट के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया। दिसंबर 2020 में थोर्न की कास्टिंग के साथ सीरीज की घोषणा की गई थी। हॉज को अप्रैल 2021 में काम पर रखा गया था। फरवरी 2022 में अतिरिक्त कास्टिंग का खुलासा किया गया था। सैम बेली और एंजेला बार्न्स अप्रैल 2022 में निर्देशन के लिए शामिल हुए। अटलांटा, जॉर्जिया में ट्रिलिच स्टूडियो में जून की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू हुआ, अक्टूबर के अंत में शिकागो जाने से पहले, और नवंबर की शुरुआत में समाप्त हो गया। आयरन हार्ट का प्रीमियर डिज्नी प्लस पर 24 जून 2025 को अपने पहले 3 एपिसोड के साथ होगा। इसके बाद 1 जुलाई को इसके अन्य 3 एपिसोड होंगे। यह एमसीयू के चरण 5 का अंतिम टेलीविजन सीरीज और समापन होगा। आधार: फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर 2022 की घटनाओं के बाद एमआईटी की छात्रा रीरी विलियम्स शिकागो में घर लौटती है, जहां वह रहस्यमय पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के साथ उलझ जाती है। ऐसे रहस्यों की खोज करती है जो तकनीक को जादू के खिलाफ खड़ा करते हैं और उसे खतरे और रोमांच के रास्ते पर ले जाते हैं। 1, 2, 3 कलाकार और पात्र। डोमिनिक थॉर्न रीरी विलियम्स बटा आयरन हार्ट के रूप में, शिकागो से। एक एमआईटी छात्र और प्रतिभाशाली आविष्कारक जिन्होंने कवच का एक सूट बनाया जो टोनी स्टार्क बटा आयरन मैन द्वारा बनाए गए कवच के समान है। 4. थॉर्न ने बताया कि आयरन हार्ट फिल्म ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 में चरित्र के पूर्वावलोकन के बाद रीरी में एक गहरा गोता देगा, यह कहते हुए कि श्रृंखला उसकी पृष्ठभूमि और परवरिश को समझाने में मदद करती है जिसने उसे वकंडा फॉरएवर में देखा गया व्यक्ति बनाया, साथ ही उस फिल्म की घटनाओं से निपटने और कैसे वे आयरन हार्ट होने के उसके दृष्टिकोण को बदलते हैं। 5. कार्यकारी निर्माता सेव ओहानियन ने कहा कि रीरी एक ब्रेकिंग बैड रास्ते पर चलेगी। ब्रेकिंग बैड फ्रेंचाइजी के एंटीहीरो वाल्टर व्हाइट और टेलीविजन सीरीज द सोप्रानोस 1999 से 2007। एंथनी रामोस पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के रूप में, रीरी का एक सहयोगी जो एक हुड पहनता है जो उसे डार्क आर्ट्स और जादू में टैप करने की अनुमति देता है। रामोस ने कहा कि रॉबिन्स जटिल और एक मिसफिट था जो अन्य मिसफिट को लेना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि आपने हमें बहिष्कृत के रूप में देखा लेकिन हम शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। 7. रॉबिन्स शिकागो के पड़ोस हम्बोल्ट पार्क से है, जिसका पालनपोषण उसकी मां ने किया, जो प्यूर्टो रिकान स्ट्रीट गैंगटंड एक्टिविस्ट संगठन यंग लॉर्ड्स का हिस्सा है। कॉमिक्स में रॉबिन्स न्यूयॉर्क शहर से है। 5. कार्यकारी निर्माता रयान कुगलर ने कहा कि रॉबिन्स और रीरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों महानता की अपनी साझा खोज पर बनते हैं। 8. लिरिक रॉस नताली वाशिंगटन के रूप में, रीरी की सबसे अच्छी दोस्त। 9. एल्डेन एहरनेरिच जो मैकगिलिकुडी के रूप में। 9. रेगन अलियाह। 10. मैनी मोंटाना HR जॉन के रूप में, रॉबिन्स के गिरोह का एक चाकूधारी सदस्य। 11. मैथ्यू एलाम जेवियर वाशिंगटन के रूप में। 9. अंजी व्हाइट रॉनी विलियम्स के रूप में, रीरी की मां। 1. 12. इसके अतिरिक्त जिम रैश ने फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016
से MIT के डीन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 13 रॉबिन्स के गिरोह में यह भी शामिल हैं सोनिया डेनिस आतिशबाजी विशेषज्ञ जोकर के रूप में, शकीरा बेरेरा और जो टेराकेस भाईबहन रोस और जेरी ब्लड के रूप में, मांसपेशी 11 शिया कूले स्लग के रूप में, एक है एकर और पूर्व ड्रेग क्वीन जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से धन को शिकागो समुदाय में पुनर्वितरित करना चाहता है, 14 और एरिक आंद्रे तकनीकी विशेषज्ञ स्टुअर्ट क्लार्क बटा रैम्पेज के रूप में, 11 हार्पर एंथोनी, 15 रशीदा शीर्स ओलाइवोला, 16 पॉल काल्डेरोन, 17 क्रिस समर, 18 और सच्चा बैरन कोहेन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। मार्वल कॉमिक्स के चरित्र रीरी विलियम्स बटा आयरनहार्ट पर आधारित एक फिल्म की पटकथा जुलाई 2018 तक जाड़ा रोड्रिग्ज द्वारा लिखी गई थी, जब इसे ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। 22 दिसंबर 2020 में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला आयरनहार्ट की घोषणा की। 4 अप्रैल 2021 में चिंका हॉज को श्रृंखला के मुख्य लेखक के रूप में काम पर रखा गया था। 23 मार्च 2022 में श्रृंखला के अभिनेता एंथनी रामोस ने खुलासा किया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 के निर्देशक रयान कुगलर और इसके सीक्वल ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022-24 स्टार डोमिनिक थोर्न पहली बार वाकांडा फॉरएवर में रीरी विलियम्स बटा आयरनहार्ट के रूप में दिखाई देते हैं। 25 और कुगलर की प्रोडक्शन कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक टेलीविजन डील के हिस्से के रूप में चुनिंदा डिज्नी प्लस सीरीज पर मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करने के लिए तैयार थी। 26-24 अप्रैल में कुगलर की प्रॉक्सिमिटी मीडिया को सीरीज का निर्माण करने की पुष्टि की गई, जब सैम बेली और एंजेला बार्न्स सीरीज के 3 एपिसोड निर्देशित करने के लिए शामिल हुए। 20 आयरनहार्ट में 6 एपिसोड होंगे। 23 मार्वल स्टूडियोज के मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत रिलीज किया जाएगा। 27 सीरीज के कार्यकारी निर्माताओं में मार्वल स्टूडियोज के फीगे, लुइस डिएस्पोसिटो, ब्रैड विंडरबाम और जोई नागेलहॉट। 3 कॉमिक्स में आयरनहार्ट की लेखिका ईव इविंग एक सलाहकार निर्माता थीं। 28 क्योंकि आयरनहार्ट को मार्वल स्टूडियोज के 2023 के अंत में मल्टीसीजन टेलीविजन सीरीज की ओर बढ़ने से पहले विकसित किया गया था, वे मई 2025 तक प्रतीक्षा और देखो दृष्टिकोण अपना रहे थे कि क्या इसे दूसरा सीजन मिलेगा। 29 लिखना मैलेरी हॉवर्ड, फ्रांसिस्का गेल्स, जैकलीन जे गेल्स, अमीर सुलेमान और क्रिस्टियन मार्टिनेज हॉज के साथ श्रृंखला के लेखक थे। 21 गेल्स दोनों पहले मार्वल स्टूडियोज श्रृंखला शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 के लिए लिख रहे थे। 30 श्रृंखला के लिए आयरनहार्ट के लेखकों का कमरा मई 2021 में शुरू होने वाला था। 23 फीज ने महसूस किया कि रीरी की तकनीक और पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के जादू के बीच संघर्ष ने श्रृंखला को MCU के भीतर अद्वितीय बना दिया। 7 कुगलर ने कहा कि आयरनहार्ट MCU की स्ट्रीट लेवल टेलीविजन श्रृंखला जैसे डेयरडेविल 2015 से 2018 के यथार्थवाद को फ्रेंचाइजी के रहस्यमय पक्ष के साथ मिश्रित करेगा, जिसे फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016। मार्वल स्टूडियोज के कार्यकारी नेट मूर ने इस श्रृंखला को वाकांडा फॉरएवर का सीधा सीक्वल बताया, जिसमें उस फिल्म में रीरी के अनुभवों के नतीजों की खोज की गई है जब वह अपने घर लौटती है। 32 श्रृंखला में रीरी को कक्षाओं को छोड़ने और विश्वविद्यालय के संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग करने के लिए MIT से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके कारण वह अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाती है, जैसे कि रॉबिन्स और उसके गिरोह में शामिल होना अपनी परियोजनाओं को निधि देने के लिए। 33 श्रृंखला को रीरी के गृहंगर शिकागो में सेट करना, जिसे रामोस ने अपने आप में एक चरित्र कहा है जो सभी पात्रों की पहचान का हिस्सा है, उसे और अन्य पात्रों को आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए विकल्प देता है, चाहे वह शक्ति, धन या कुछ और हो। रामोस ने कहा कि यह प्रत्येक पात्र को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ढलाई डोमिनिक थॉर्न को सीरीज की घोषणा के साथ रीरी विलियम्स बटा आयरनहार्ट के रूप में कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था। 4 जब मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें बिना ऑडिशन के भूमिका की पेशकश की थी। 34 थॉर्न ने पहले ब्लैक पैंथर के लिए ऑडिशन दिया था और तब मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें बताया था कि वे उनके साथ भविष्य के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जब उनके पास अधिक अनुभव हो। 35
फरवरी 2022 में एंथनी रामोस पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के रूप में श्रृंखला में शामिल हुए। 36/7 को एक महत्वपूर्ण भूमिका और श्रृंखला के मुख्य खलनायक के रूप में वर्णित किया गया। 36/37 डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि उनकी भूमिका अन्य एमसीयू परियोजनाओं तक विस्तारित होगी। इसी तरह जोनाथन मेजर्स टेलीविजन श्रृंखला लोकी 2021 36 उस महीने के अंत में लिरिक रॉस को रीरी के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में चुना गया। 37 नवागंतुक हार्पर एंथोनी अप्रैल तक एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए। 15 इसके बाद जून में मैनी मोंटाना शामिल हुए। 38 एक महीने बाद एल्डेन एहरनेरिज एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए। 39 अगस्त से अक्टूबर 2022 तक शिया कुली 40 ज़ोटेराकिस 41 रेगन अलिया 10 शकीरा बैरेरा 42 रशीदा शीर्स ओलाइवोला 16 सोनिया डेनिस 43 पॉल कैल्डेरोन 17 और क्रिस समर कलाकारों में शामिल हुए। 18 सितंबर में D23 एक्सपो में जिम रैश को एमसीयू फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 से MIT के डीन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया गया था। 13 अगले महीने डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि सच्चा बैरन कोहेन एक ऐसी भूमिका में एमसीयू में शामिल हो गए हैं जो उन्हें संभावित रूप से आयरनहार्ट के बाद के एपिसोड में दिखाई देगा। उनकी भूमिका संभवतः मेफिस्टो का किरदार होगी, जिसे बैरन कोहेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से और साथ ही दृश्य प्रभावों के माध्यम से चित्रित किया जाएगा। 44 18 जून 2023 में अंजी व्हाइट को एक श्रृंखला के नियमित कलाकार के रूप में प्रकट किया गया था। माना जाता है कि वह रीरी की मां रॉनी का किरदार निभा रही हैं। 12 अक्टूबर 2023 में श्रृंखला के लिए एक संयुक्त राज्य कॉपीराइट कार्यालय फाइलिंग ने कई भूमिकाओं का खुलासा किया। एहरनेरिज जो मैकगिलीकुडी के रूप में, रॉस नताली वाशिंगटन के रूप में, मैथ्यू एलाम जेवियर वाशिंगटन के रूप में, व्हाइट रोनी विलियम्स के रूप में, मोंटाना चचेरे भाई जॉन के रूप में और कूले स्लग के रूप में। इसने यह भी पुष्टि की कि बैरन कोहेन श्रृंखला में दिखाई देंगे। 9 जून 2025 के मध्य में डेनिस को सीरीज में क्लाउन की भूमिका निभाने के लिए प्रकट किया गया था। साथ ही बैरेरा और टेराकेस क्रमशः भाईबहन रोस और जेरी ब्लड की भूमिका में थे। उस समय एरिक आंद्रे को स्टुअर्ट क्लार्क बटा रैम्पेज के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई थी। 11 डिजाइन एंड्रयू मेंसिस इस श्रृंखला के प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 45 फिल्माने प्लेट शॉट्स और बाहरी स्थापना शॉट्स को कैप्चर करने के लिए मई 2022 के अंत में शिकागो में फिल्मांकन हुआ। 46 47 48 मुख्य फोटोग्राफी 2 जून 38 तक अटलांटा जॉर्जिया के ट्रिलिथ स्टूडियो में शुरू हो गई थी। 49 वर्किंग टाइटल वाइज गाय के तहत। 50 बेली और बार्न्स के निर्देशन में। 20 एलिसन केली और एंटे चेंग छायाकार थे। 51 52 फिल्मांकन सितंबर में अटलांटा के स्वीट ऑबर्न में एजवुड एवेन्यू पर शिकागो में एक व्हाइट कैसल रेस्तरां के लिए बनाई गई एक इमारत में हुआ। 53 54 फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2022 तक शिकागो में स्थानांतरित होने वाला था, जो 3 नवंबर तक साउथ साइड, नियर नॉर्थ साइड और डाउनटाउन शिकागो में चलेगा। 55 प्राथमिक फिल्मांकन नवंबर 2022 की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। 56 57 हालांकि अतिरिक्त फोटोग्राफी फरवरी से अप्रैल 2024 तक होने की सूचना मिली थी। 58 प्रकाश और दृश्य प्रभाव संदर्भ के रूप में मदद करने के लिए फिल्मांकन के लिए एक पूर्ण व्यावहारिक आयरनहार्ट सूट बनाया गया था, जो पहली एमसीयू फिल्म आयरन मैन 2008 में इस्तेमाल की गई तकनीकों के समान है। 59 डाक उत्पादन विंडरबाम ने पुष्टि की कि मार्च 2024 तक श्रृंखला का संपादन किया जा रहा था। 60 सेड्रिक नायरनस्मिथ, शैनन बेकर डेविस और डीना नोवेल ने संपादकों के रूप में काम किया। नायरनस्मिथ पहले मार्वल स्टूडियोज श्रृंखला मून नाइट 2022 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान पर काम कर रहे थे। 61 62 63 संगीत दारा टेलर ने श्रृंखला के लिए स्कोर तैयार किया। 64 विपणन सितंबर 2022 में डिज्नी के D23 सम्मेलन में श्रृंखला के फुटेज दिखाए गए थे। 7
फिर थोर्न और रामोस ने डिज्नी की मई 2024 की अपफ्रंट प्रस्तुति में श्रृंखला का प्रचार किया, जहां रिलीज वर्ष की घोषणा की गई थी। 65 इस जोड़ी ने अगस्त में एक ऑडी 23 सम्मेलन में कुगलर, रॉस, रामोस, एहर्नेरिच और अलिया के साथ श्रृंखला का प्रचार किया। श्रृंखला के फुटेज दिखाए गए। 66 जिसे फिल्म के जैकब हॉल ने केंद्र में आयरन मैन ट्विस्ट वाला एक अपराध शो के रूप में वर्णित किया। 67 D23 फुटेज के ऑनलाइन लीक के बाद मार्वल ने कंपनी की 85वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए अपने वीडियो में आयरनहार्ट कवच में रीरी का आधिकारिक रूप जारी किया। 68 फुटेज को एक सिजल रील में शामिल किया गया था, जिसे 13 मई 2025 को डिज्नी की अपफ्रंट प्रस्तुति में दिखाया गया था। 70 एक टीजर फीचर, जिसमें नए फुटेज के साथ साथ कुगलर का एक साक्षात्कार भी शामिल है, उस दिन 14 मई को श्रृंखला के पहले ट्रेलर से पहले ऑनलाइन जारी किया गया था। इनवर्स के डेस जॉनसन ने कहा कि श्रृंखला के लिए मार्केटिंग की आश्चर्यजनक कमी थी, यह देखते हुए कि यह रिलीज होने के कितने करीब थी। 71 गिज़मोडो के जर्मेन लुसियर ने भी कहा कि श्रृंखला के लिए मार्केटिंग रैंप अप देखना अच्छा था। उन्होंने बहुत सारे नए फुटेज के साथ चरित्र, दाव और कहानी को स्थापित करने के लिए फीचर की प्रशंसा की। 72 पूर्ण ट्रेलर पर चर्चा करते हुए एम्पायर के जॉर्डन किंग ने कहा कि इसने श्रृंखला के स्वर को जल्दी से स्थापित कर दिया। 73 13 जून 2025 को यूट्यूब पर रीरी पर केंद्रित मार्वल स्टूडियोज लीजेंड्स एपिसोड जारी किया गया था। 74 उस महीने के अंत में थोर्न और रामोस गुड मॉर्निंग अमेरिका के एक साक्षात्कार के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक वीडियो संदेश से आश्चर्यचकित थे, जो एमसीयू में टोनी स्टार्क बटा आयरन मैन और विक्टर वॉन डूम बटा डॉक्टर डूम के रूप में अभिनय करते हैं, श्रृंखला के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। 75 एपिसोड के शीर्षकों की विशेषता वाला एक पोस्टर भी जारी किया गया था। comicbook.com पर मार्को वीटो ओडो ने उल्लेख किया कि कर्मा इज ए ग्लिच शीर्षक में एम अन्य काले अक्षरों के विपरीत स्पष्ट रूप से लाल रंग का है और अनुमान लगाया कि यह कोहेन की मेफिस्टो के रूप में अफवाह वाली भूमिका का संदर्भ था। 19 मुक्त करना आयरनहार्ट का प्रीमियर डिज्नी प्लस पर 24 जून 2025 को अपने पहले 3 एपिसोड के साथ होना है। इसके बाद 1 जुलाई को इसके अन्य 3 एपिसोड होंगे। 19 इनवर्स के लिए लिखते हुए जॉनसन ने छोटे एपिसोड की गिनती को देखते हुए श्रृंखला के बैच रिलीज शेड्यूल पर निराशा व्यक्त की, यह महसूस करते हुए कि डिज्नी पूरी श्रृंखला को जल्द से जल्द डंप करना चाह रहा है और उम्मीद है कि यह डिज्नी प्लस रिलीज शेड्यूल का सिर्फ एक विचित्रता था। 71 आयरनहार्ट को मूल रूप से 2023 के अंत में शुरू किया जाना था। 76 लेकिन उस वर्ष फरवरी तक इसे 2023 में प्रीमियर करने की संभावना नहीं मानी गई, क्योंकि डिज्नी और मार्वल स्टूडियो अपने कंटेंट आउटपुट का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे। 77 उस मई में इसे 2024 में रिलीज करने की सूचना दी गई थी। 78 79 अगले महीने सीरीज की कॉपीराइट फाइलिंग ने 3 सितंबर 2025 को अनुमानित रिलीज का संकेत दिया। 1 जून 2025 की रिलीज की तारीख 1 साल बाद घोषित की गई। 69 यह एमसीयू के चरण 5 में अंतिम श्रृंखला होगी। चिंका हॉज जन्म 1984 एक अमेरिकी कवि, शिक्षाविद, नाटककार और पटकथा लेखक हैं। उन्हें अपने प्रकाशनों, विशेष रूप से जेंट्रिफिकेशन पर उनके कलात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली है। प्रारंभिक जीवन चिंका हॉज का जन्म ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था और वे अपने बचपन के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में रहीं। 2 मई 2006 में हॉज ने एनवायू के गैलाटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 174वें कमेंसमेंट एक्सरसाइज में छात्र वक्ता होने का सम्मान प्राप्त किया। 4 साल बाद चिंका को अपने स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए यूएससी की एनेनबर्ग फेलोशिप मिली। उन्होंने 2012 में फिल्म और टीवी के लिए लेखन में एमएफए प्राप्त किया। उद्धरण की आवश्यकता आजीविका हॉज 2012 में मारिन, कैलिफोर्निया में द हेडलैंड्स सेंटर फॉर द आर्ट्स में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस थीं। जनवरी 2013 में हॉज अपनी स्क्रिप्ट 700 एथ इंटेल के लिए संडांस फीचर फिल्म लैब फेलो थीं। 3 जून 2013 में उन्होंने केव कैनम के समर रिट्रीट में प्रथम वर्ष की फेलो के रूप में शुरुआत की। 4
हॉज मैक्लियोड बेथेल थॉम्पसन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में है, जो कि ग्रिडिरॉन फुटबॉल क्वार्टरबैक है, जो कि कनाडाई फुटबॉल लीग के टोरंटो अर्गोनाट्स के साथ सबसे उल्लेखनीय है। 5. 2005 से हॉज ने सैन फ्रांसिस्को स्थित साहित्यिक कला गैर लाभकारी संस्था यूथ स्पीक्स द लिविंग वर्ड प्रोजेक्ट में विभिन्न पदों पर काम किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार्यक्रम निदेशक, एसोसिएट आर्टिस्टिक डायरेक्टर के रूप में काम किया और एक शिक्षण कलाकार और कवि सलाहकार के रूप में यूथ स्पीक्स की मुख्य आबादी के साथ सीधे काम किया। 6.3. उन्होंने न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में अर्बन वर्ड NYC और गेटलिट वर्ड्स इग्नाइट में तुलनीय क्षमताओं में अभिनय किया है। उनकी कविताएं, संपादकीय, साक्षात्कार और गद्य न्यूज़वीक, सैन फ्रांसिस्को पत्रिका, बिलीवर पत्रिका, PBS, NPR, CNN, सी-स्पैन और HBO के डेफ पोएट्री के 2 सीजन में दिखाए गए हैं। 2013 और 2014 में उन्हें वाट्स्की के 2 संगीत वीडियो में अतिथि रैपर और लेखक के रूप में दिखाया गया था। 7.8. वह डेटेड इमसीज, सिटी लाइट्स, 2016 पुस्तक की लेखिका भी हैं, जो शहरी हिप-हॉप के बारे में कविताओं का एक संग्रह है। 9. अप्रैल 2021 में हॉज को डिज्नी प्लस के लिए आगामी मार्वल स्टूडियो स्ट्रीमिंग सीरीज आयरन हार्ट पर मुख्य लेखक के रूप में काम पर रखा गया था। 10. संगीत। हॉज, डेविड डिग्स और राफेल कैसल के साथ एक सहयोगी हिप-हॉप समूह द गेट बैक के संस्थापक सदस्य हैं। 11. नाटकों। हर कोने में आईने, 2010, 1, 12. चेजिंग मेहसेरले, 2014, 13, 3. कविता संग्रह। हिप्स वाली लड़कियों के लिए संग्रहित कविताएं और लेखन, 2006, 14. दिनांकित MC, 2016. फिल्मोग्राफी। रामोस 2015 में है मिल्टन की मूल ब्रॉडवे कास्ट रिकॉर्डिंग में जॉन लॉरेंस और फिलिप है मिल्टन की दोहरी भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने अक्टूबर 2017 में लिन-मैनुअल मिरांडा के साथ मिरांडा के गीत ऑलमोस्ट लाइक प्रेइंग में गायक के रूप में फिर से काम किया, जो तूफान मारिया पीड़ितों के लाभ के लिए जारी किया गया था। 19. मार्च 2017 में जापान के योकोटा एयर बेस में सशस्त्र बलों में कला प्रदर्शन में अभिनेता आंद्रे रोयो, फ्रेम से बाहर, के साथ अभिनय करते हुए रामोस। 8 नवंबर 2017 को उनके पहले सोलो EP से 2 ट्रैक, फ्रीडम और कॉमन ग्राउंड, जिसका शीर्षक द फ्रीडम EP था, रिलीज किए गए। 20. रिलीज का निर्माण विल वेल्स ने किया था, जिन्होंने पहले लॉजिक और पेंटाटोनिक्स के साथ काम किया था। फ्रीडम EP 20 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था। 20. पहले रिलीज किए गए सिंगल्स के अलावा EP में 2 नए गाने, व्हेन द बेल टोल्स और प्रेयर, सिक, शामिल थे। 13 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि रामोस ने रिपब्लिक रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं। 21. इस हस्ताक्षर को उनकी YouTube श्रृंखला इट टेक्स ए विलेज पर प्रलेखित किया गया था, जहां उन्होंने खुलासा किया था कि उस गर्मियों में नया संगीत जारी किया जाएगा। 22. उनका पहला एल्बम द गुड एंड द बैड 25 अक्टूबर 2019 को शरद ऋतु में जारी किया गया था। हालांकि यह US बिलबोर्ड टॉप 200 एल्बम चार्ट पर चार्ट नहीं बना, लेकिन इसने बिलबोर्ड हीटसीकर्स एल्बम चार्ट पर 21वें नंबर पर शुरुआत की। 23. 25 जून 2021 को रिपब्लिक ने अपना दूसरा एल्बम लव एंड लाइज रिलीज किया। एल्बम ने शुरुआत की और बिलबोर्ड टॉप 200 एल्बम चार्ट पर एक सप्ताह तक 36वें नंबर पर रहा। 24. व्यक्तिगत जीवन। 2014 में एमिल्टन के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन के लिए रिहर्सल के दौरान रामोस की मुलाकात अभिनेत्री जैस्मीन सेफस जोन्स से हुई। उन्होंने फरवरी 2015 में अपने रिश्ते की पुष्टि की और क्रिसमस की पूर्व संध्या 2018 पर उन्होंने इंग्लैंड के अरुंडेल में अपने पसंदीदा मेहेल के सामने जोन्स को प्रपोज किया। 25 नवंबर 2021 में उन्होंने आधिकारिक रूप से अलग होने से पहले अपनी सगाई समाप्त कर दी। फरवरी 2024 में रामोस के परिवार को PBS टेलीविजन शो फाइंडिंग योर रूट्स के एपिसोड 104 मीन स्ट्रीट्स में दिखाया गया था, जो वंशावली के बारे में एक कार्यक्रम था। 26. फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्म या TV प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2016 गोरी लड़की किलो।
10 क्रॉसबी छोटा दरबान लघु फिल्म 2017 पैटी केक रिकॉर्डिंग इंजीनियर 2018 राक्षस और मनुष्य मैनी ऑर्टेगा गर्मी के दिन गर्मी की रातें फ्रेंकी एक सितारा जन्मा है रेमन 2019 गॉडजिला राक्षसों का राजा स्टाफ सार्जेंट एंथनी मार्टिनेज 2020 ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर किंग ट्रॉलेक्स आवाज एमिल्टन जॉन लॉरेंस बटा फिलिप है एमिल्टन 2016 ब्रॉडवे संगीत की फिल्माई गई रिकॉर्डिंग ईमानदार चोर रेमन हॉल 2021 ऊंचाइयों में उसनावी डेला वेगा 2022 दी बैड गाइस श्री पिरान्हा आवाज 2023 ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स नोआह डियाज एंथनी पॉल रामोस मार्टिनेज 2 जन्म 1 नवंबर 1991 एक अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं। अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एकेडमी से म्यूजिकल थिएटर में स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टेज म्यूजिकल में प्रदर्शन करना शुरू किया। 2015 में उन्होंने है एमिल्टन में जॉन लॉरेंस और फिलिप है एमिल्टन की दोहरी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्हें 2020 की स्टेज रिकॉर्डिंग में उनके प्रदर्शन के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में सहायक भूमिका में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। रामोस ने ए स्टार इज बॉर्न 2018 में सहायक भूमिका निभाई और संगीत में फिल्म इन द हाइट्स 2021 में अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023 और आपदा फिल्म ट्विस्टर्स 2024। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामोस का जन्म 1 नवंबर 1991 को एंथनी पॉल रामोस मार्टिनेज के रूप में हुआ था। वे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पले बढ़े। उनका परिवार प्यूर्टो रिकान है, 3 अफ्रीकी, स्वदेशी और यूरोपीय वंश का। फाइंडिंग योर रूट्स के 2024 के एपिसोड में उन्होंने पाया कि उनकी विरासत का एक हिस्सा कैनरी द्वीप समूह से जुड़ा है और उनके 16वें परदादा पेलिनोर मृत्यु 1505 थे, जो कैनरी के सबसे बड़े द्वीप टेनेरिफ द्वीप के स्वदेशी ग्वांचे राजा थे। 4 रामोस अपनी माँ, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ ब्रुकलिन के बुशविक में एक किफ़ायती आवास परिसर होप गार्डन अपार्टमेंट में रहते थे। 5-6 एंथनी के पिता मादक द्रव्यों के सेवन की लत से जूझते थे और कभी कभार ही उनके जीवन में मौजूद होते थे। 7 एंथनी रामोस ने क्वींस, न्यूयॉर्क में है एलसी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने है एलसी ट्रायो नामक छात्र समूह में स्कूल की असेंबली में मोटाउन गाने गाए। 6 वह ब्रुकलिन के न्यू यूट्रेक्ट हाई स्कूल से 2009 में स्नातक हैं। 6 उस समय उनकी महत्वाकांक्षाएं बेसबॉल के इर्दगिर्द केंद्रित थीं, जिसमें एनसीएए डिवीजन 3 कॉलेज बेसबॉल खेलने की योजना शामिल थी। इसके बाद बेसबॉल कोचिंग करियर था। 5 हाई स्कूल के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अपर वेस्ट साइड में अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एकेडमी में भाग लिया, जो कि जेरी सीनफेल्ड द्वारा संचालित सीनफेल्ड स्कॉलरशिप से पूर्ण छात्रवृत्ति पर प्रदर्शन कला के लिए एक संरक्षक है। 6 उन्होंने 2011 में संगीत थिएटर कार्यक्रम से स्नातक। अभिनय कैरियर। 2011 की शुरुआत में रामोस ने कई क्षेत्रीय और भ्रमणशील संगीत प्रस्तुतियों में भूमिकाएं अर्जित कीं, जिनमें 2012 में इन द हाइट्स के निर्माण में उसनावी डेला वेगा भी शामिल हैं। 2014 में उन्होंने रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में हार्ट एंड लाइट्स में प्रदर्शन किया, जो रॉकेट्स के साथ एक डांस शो था जिसे पूर्वावलोकन के दौरान रद्द कर दिया गया था। 5-8 हार्ट एंड लाइट्स के लिए रिहर्सल के दौरान रामोस ने द पब्लिक थिएटर में है एमिल्टन के ऑफ ब्रॉडवे उत्पादन के लिए ऑडिशन दिया। 5 एमिल्टन में कास्ट होने के बाद रामोस ने लिन-मैनुएल मिरांडा के लघु संगीत 21 चम्प स्ट्रीट में जस्टिन लेबॉय की भूमिका निभाई, जो 7 जून 2014 को 14 मिनट का एक बार का प्रदर्शन था, जिसे दिस अमेरिकन लाइफ के लिए रिकॉर्ड किया गया था। 5 रामोस बाएं और डेविड डिग्स मार्च 2016 में व्हाइट हाउस में है एमिल्टन के सहकलाकारों के साथ प्रस्तुति देते हुए। एमिल्टन ने 2015 की शुरुआत में ऑफ ब्रॉडवे खोला, जिसमें रामोस ने जॉन लॉरेंस और फिलिप है एमिल्टन की दोहरी भूमिका निभाई, जो अलेक्जेंडर है एमिल्टन के सबसे बड़े बेटे हैं। संगीत में 13 जुलाई 2015 को पूर्वावलोकन में ब्रॉडवे में चला गया और 6 अगस्त 2015 को खोला गया। 9 रामोस ने 20 नवंबर 2016 को जॉर्डन फिशर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर उत्पादन छोड़ दिया।
10 सितंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि रामोस को निर्देशक स्पाइक ली की नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज शीज गोट्टा है इट में मार्स ब्लैकमॉन की भूमिका में लिया गया था। 11 रामोस ने लेडी गागा और ब्रैडली कूपर द्वारा अभिनीत और कूपर द्वारा निर्देशित ए स्टार इज बॉर्न के 2018 रीमेक में रेमन की भूमिका निभाई थी। 12 2018 में वैराइटी ने बताया कि रामोस को इन द हाइट्स के फिल्म रूपांतरण में उसनावी डे ला वेगा के रूप में लिया गया था। 13 फिल्म को 2021 में महत्वपूर्ण प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी। अप्रैल 2021 में रामोस को ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म फ्रेंचाइजी की अगली किस्त ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स में मुख्य भूमिका में लिया गया। फरवरी 2022 में रामोस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट आगामी सुपरहीरो स्ट्रीमिंग सीरीज आयरन हार्ट में पार्कर रॉबिन्स बटा द हुड के रूप में लिया गया। 16 जनवरी 2024 में रामोस को बॉब द बिल्डर एनिमेटेड फिल्म में मुख्य आवाज की भूमिका के लिए चुना गया। 17 जुलाई 2024 में रामोस ट्विस्टर्स में दिखाई दिए, जो 1996 की फिल्म ट्विस्टर की अगली कड़ी थी। 18 मैनी मोंटाना जन्म 26 सितंबर 1983 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में जन्मे और पले बढ़े, उन्होंने 2008 में अपना करियर शुरू किया और उन्हें गुड गर्ल्स सीरीज में उनके किरदार रियो के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैनी मोंटाना का जन्म और लालन पालन लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में हुआ। 1-2 जॉर्डन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मोंटाना को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैक्रामेंटो में फुटबॉल छात्रवृत्ति मिली, लेकिन हाथ की चोट और 8वीं बार कंधे की हड्डी उखड़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने पत्रकारिता और प्रसारण में पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, लॉन्ग बीच में दाखिला लिया। उन्होंने स्कूल के छात्र रेडियो स्टेशन में डीजे के रूप में काम किया, जिससे उन्हें पावर 100.3 में इंटर्न का पद मिला। 3 वह पहली पीढ़ी के मैक्सिकन अमेरिकी हैं। 4 आजीविका। 2006 में स्नातक होने के बाद मोंटाना ने कई छात्र फिल्मों में अभिनय किया, जिसके कारण अंततः उन्हें विभिन्न टेलीविजन श्रृंखलाओं के एकल एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में काम करना पड़ा। 3 2012 में मोंटाना को ग्रेसलैंड में जॉनी जेटी टर्टुरो के रूप में लिया गया था। शो के लिए प्रशंसकों की प्रतिक्रिया के संबंध में उन्होंने कहा, एक नियमित प्रक्रियात्मक पर कास्ट किया जाना, जहां एपिसोड के अंत तक सब कुछ खत्म हो जाता है, हमेशा मेरे लिए एक डर था, क्योंकि यह वास्तव में एक अभिनेता के रूप में आपकी परीक्षा नहीं लेता है। इस शो में हर हफ्ते हम किसी अलग किरदार को निभा रहे हैं। शानदार संवाद है। मुझे अपने सहकलाकारों से प्यार है। काम पर होना मजेदार है और मुझे लगता है कि प्रशंसक यह देख रहे हैं। भले ही उन्हें शो पसंद हो या न हो, मुझे लगता है कि उन्हें कलाकार और हमारे बीच की गतिशीलता पसंद है। 5 2015 में मोंटाना माइकल मान की ब्लैकहेट में लोजानो के रूप में दिखाई दिए, जो एक वांटेड अपराधी है। मोंटाना ने मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और उसे यह नहीं मिला, लेकिन उसे एक सहायक भूमिका की पेशकश की गई। 6-7 2018 से 2021 तक वह रियो के रूप में गुड गर्ल्स के मुख्य कलाकारों में से एक थे। शो को 4 सीजन के बाद बंद कर दिया गया था। 2021 में मोंटाना टेलीविजन शो ऑल अमेरिकन के एक एपिसोड में कोच डाटे स्मार्ट की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि मोंटाना शो मायंस एमसी के सीजन 4 में युमा मायंस के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 8 व्यक्तिगत जीवन। मोंटाना की शादी एडेल्फा मार से हुई है, जिनसे उनका एक बच्चा है, एक बेटा। मार एक लाइफ कोच हैं जो डिजिटल तरीके से सेवाएं प्रदान करते हैं। यह जोड़ा अपनी जिंदगी को निजी रखता है और अपने बच्चे को लोगों से दूर रखता है। 9-10 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 2008 एल प्रिमो लुइस छोटा। 2008 पूर्वला। एलेक्स गुज़मान। 2008 अभयारण्य रामिरेज। 2009 अलग मैनुअल सबाटर। 2009 मोलोक का रास्ता मार्टिनेज छोटा। 2009 मारिया डेकोविना मैनुअल बतिस्ता छोटा। 2010 30 नया 12 है पाको छोटा। 2011 क्रेनशॉ का भूत टेरेंस सिमंस छोटा। 2012 एटोनल युवा फाइटर छोटा।
2012 साहसी सिकंदर छोटा। 2013 बहनों के लिए जाओ टेनोच। 2015 बुरा व्यक्ति अलोंसो रेयस। 2015 है एकर लोजानो। 2016 अनड्राफ्टेड स्पार्टा। 2018 खच्चर एक्सल। 2020 में अपने तहखाने में रहने वाले आदमी से नफरत करता हूँ लोगान। टेलीविज़न एल्डेन कैलेब एहरनेरिच बटा आर्ट NRAK बटा 1 जन्म 22 नवंबर 1989। 2 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न सीरीज सुपरनैचुरल 2005 और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्मों टेट्रो 2009 और ट्विक्सट 2011 में काम करके की थी। 2013 की फिल्मों ब्लू जैस्मीन और स्टोकर में सहायक भूमिकाओं के बाद उनकी सफलता 2016 में कोएन बंधुओं की कॉमेडी हेल सीजर में मुख्य भूमिका के साथ आई, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली। एहरनेरिच ने सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी 2018 में हान सोलो की भूमिका निभाई और डायस्टोपियन टेलीविज़न सीरीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2020 में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने कॉमेडी कोकेन बियर और थ्रिलर फेयर प्ले में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और क्रिस्टोफर नोलन की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर में सहायक भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन एल्डन कालेब एहरनेरिच का जन्म 22 नवंबर 1989 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3 वे सारी नी न्यूमैन, एक इंटीरियर डिजाइनर, और मार्क एहरनेरिच, एक अकाउंटेंट की इकलौती संतान है। 4 उनका नाम निर्देशक फिल एल्डन रॉबिन्सन, एक पारिवारिक मित्र के नाम पर रखा गया है। 5 6 उनके सौतेले पिता एरी एरोनोविट्स एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। 2 7 8 एहरनेरिच यहूदी हैं। 9 उनके पूर्वज ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और पोलैंड से आए यहूदी प्रवासी थे और उनका पालनपोषण पुनर्निर्माणवादी यहूदी धर्म में हुआ था। 3 5 एहरनेरिच ने लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में पैलिसेड्स एलिमेंट्री स्कूल में अभिनय करना शुरू किया और कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में क्रॉसरोड्स स्कूल में ऐसा करना जारी रखा। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग में अभिनय का अध्ययन किया, लेकिन कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। 10 2009 में उन्होंने अपने दोस्त जो वर्थ के साथ द कलेक्टिन की सहस्थापना की। 11 न्यूयॉर्क शहर के अभिनेताओं, लेखकों, निर्माताओं और निर्देशकों का एक समूह जो फिल्मों और थिएटर प्रदर्शनों पर सहयोग करते हैं। 12 आजीविका एहरनेरिच को स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक दोस्त के बैट मिज्वा रिसेप्शन में खोजा था। 13 जिन्होंने एहरनेरिच और उनके दोस्त द्वारा बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो देखा था, जो वर्तमान में शुरू हुआ और अंततः 20 या 30 साल बाद में कट गया, जिसमें श्री एहरनेरिच किमोनो में एक शादी को रोकने के लिए चिल्ला रहे थे। एहरनेरिच ने फिल्म में दिए गए अपने हास्य प्रदर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है: मैं एक दुबले-पतले गुंडे की तरह इधर-उधर भागता रहा, लड़कियों के कपड़े पहनने की कोशिश करता रहा और मिट्टी खाता रहा। उसके बाद ड्रीमवर्क्स ने उनसे संपर्क किया, एक स्टूडियो जिसकी स्थापना में स्पीलबर्ग ने मदद की थी, और उन्होंने इसके कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। 14 15 16 स्पीलबर्ग ने एहरनेरिच के बारे में कहा, वह बैट मिज्वा वीडियो में थे जिसमें मेरी बेटी ने उनके साथ उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए अभिनय किया था। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया और मुझे यह बहुत पसंद आया और मैंने उनके लिए एक एजेंट ढूंढ लिया। इस तरह से यह सब शुरू हुआ। मुझे लगा कि कॉमेडी में उनमें बहुत संभावनाएं हैं। मुझे नहीं पता था कि वह ड्रामा में आने वाले हैं। वह इस वीडियो में इतने मज़ेदार थे कि मैंने सोचा, मुझे अगला वाकई मज़ेदार कॉमेडियन मिल गया है। लेकिन उनकी ज़्यादातर पसंद ड्रामा में रही है और लोग नहीं जानते कि वह वाकई कितने मज़ेदार हैं। 17 स्पीलबर्ग के साथ मुलाकात के बाद उन्हें सुपरनैचुरल और CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे टेलीविज़न शो में अभिनय की भूमिकाएं मिलीं। 18 19 2018 में एहरनेरिच। 2007 में एहरनेरिच ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की टेट्रो में बेनी टेट्रोसिनी की भूमिका जीती। 20 कोपोला ने एहरनेरिच को अपने मुख्य ऑडिशन के लिए द कैचर इन द राई से एक अंश पढ़ने के लिए कहा। 7 फिल्म को 2009 में सीमित रिलीज में रिलीज किया गया था और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने एहरनेरिच के प्रदर्शन की प्रशंसा की।
21/22/2011 में उन्होंने कोपोला की बाद की फिल्म ट्विक्सट में एक छोटी भूमिका निभाई और सोफिया कोपोला निर्देशित मिस डायर चेरी विज्ञापन में नताली पोर्टमैन के साथ दिखाई दिए। 23/2013 में उन्होंने उपन्यास ब्यूटीफुल क्रिएचर्स के फिल्म रूपांतरण में एथन वेट के रूप में अभिनय किया और पार्क चान-वुक की थ्रिलर फिल्म स्टोकर में व्हिप टेलर के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वुडी एलन निर्देशित ड्रामा फिल्म ब्लू जैस्मीन में केट ब्लैंचेट के सौतेले बेटे की भूमिका निभाई। 2016 में एहर्नेरिच को कोएन बंधुओं की फिल्म हेल सीजर में होबी डॉयल के रूप में सहप्रमुख भूमिका के लिए अधिक व्यापक रूप से जाना जाने लगा, जिसमें जोश ब्रोलिन और जॉर्ज क्लूनी शामिल थे। 24 कई आलोचकों ने विशेष रूप से एहर्नेरिच के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 25 उसी वर्ष एहर्नेरिच ने वॉरेन बीटी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रूल्स डोंट अप्लाई। 26 इसके बाद उन्होंने टाय शेरिडन, जैक ह्यूस्टन और जेनिफर एनिस्टन के साथ द येलो बर्ड्स में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 27 एहर्नेरिच ने स्टार वार्स एंथोलॉजी फिल्म सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी 2018 में हान सोलो के रूप में अभिनय किया, जो मूल 1977 स्टार वार्स की घटनाओं से पहले सोलो के शुरुआती जीवन पर आधारित है। उन्होंने एनबीसी पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई, जो एल्डस हक्सले के इसी नाम के 1932 के उपन्यास पर आधारित थी। 28 एहर्नेरिच की हालिया परियोजनाओं में थ्रिलर फेयर प्ले शामिल है, जिसमें फोबे डायनेवर्स कलाकार हैं। 29 कोकेन बियर, जिसका निर्देशन एलिजाबेथ बैंक्स ने किया है। 30 ओपेनहाइमर, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। 31 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मिनी सीरीज आयरनहार्ट में उनकी भूमिका होगी। 32 2024 में वह जैक क्रेगर की हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स 2025 में शामिल हुए। 33 वह हेलेन मिरेन के साथ एंटोन कॉर्बिन की स्विट्जरलैंड 34 और डेजी रिडले के साथ द लास्ट रिजॉर्ट में भी शामिल हुए। 35 2005 में किंग को मिस कॉन्जेनियलिटी 2 आर्म्ड एंड फैब्युलस 25 में कास्ट किया गया और उन्होंने एनिमेटेड सीरीज द बूंडॉक्स के लिए ह्यूई और रिले फ्रीमैन के पात्रों को आवाज देना शुरू किया। 26 2007 में किंग ने टेलीविजन सीरीज 24 के सीजन 6 में सैंड्रा पामर की मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म ईयर ऑफ द डॉग और दिस क्रिसमस में अभिनय किया। 27 2009 से 2013 तक किंग ने टीएनटी पुलिस ड्रामा साउथलैंड में डिटेक्टिव लिडिया एडम्स की भूमिका निभाई। 28 कई क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किए। 29 30 और 2 एनएसीपी इमेज अवार्ड जीते। 31 32 रिक फेमुइवा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अवर फैमिली वेडिंग में हिस्सा लेने के बाद किंग रूपॉल्स ड्रैग रेस में अतिथि जज के रूप में दिखाई दी। 33 2013 में किंग ने टेलीविजन सीरीज द बिग बैंग थ्योरी में कैलटेक एचआर मैनेजर जेनिन डेविस की भूमिका निभाई। 34 2014 में उन्हें 2 टेलीविजन सीरीज द स्ट्रेन और शेमलेस में कास्ट किया गया। 35 2015 में किंग एबीसी के जॉन रिडले द्वारा लिखित और निर्देशित अमेरिकन क्राइम में एक कलाकार थीं, जिसमें उन्होंने 3 भूमिकाएं निभाईं, जिसमें इस्लाम राष्ट्र के एक धर्मनिष्ठ सदस्य और हत्या के आरोपी एक ड्रग एडिक्ट की बहन शामिल थीं। 36 2015 और 2016 में किंग ने अपनी भूमिकाओं के लिए लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 37 36 इसके अलावा 2015 में किंग ने द लेफ्टओवर में अभिनय किया, जिसने उन्हें पीबॉडी अवार्ड दिलाया। 38 2015 से 2017 तक किंग ने निर्देशक और लेखक के रूप में काम करना शुरू किया। 39 शुरुआत में ड्रामा सीरीज बीइंग मैरी जेन के 6 एपिसोड का निर्देशन किया। 40 2016 में उन्होंने स्कैंडल के 2 एपिसोड और द कैच, एनिमल किंगडम, दिस इज अस और शेमलेस के एकल एपिसोड का निर्देशन किया। 41 42 2018 वर्तमान पुरस्कार सफलता और निर्देशन की शुरुआत। 2018 में किंग ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला 7 सेकंड्स में एक हत्या किए गए काले किशोर की मां की भूमिका निभाई, जिसने अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 43
बैरी जेंकिंस द्वारा निर्देशित 2018 की फिल्म इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा बटोरी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार मिला। 44-45 किंग ने इसके अतिरिक्त क्रिटिक्स चॉइस, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और सहायक अभिनेत्री के लिए कई अन्य आलोचक पुरस्कार जीते, जिससे वह फिल्म में 2018 की सबसे अधिक पुरस्कृत अभिनेता बन गईं। 46 किंग के प्रदर्शन के संबंध में शिकागो सन-टाइम्स के लिए रिचर्ड रोपर ने लिखा, रेजिना किंग ने टिश की मां के रूप में नामांकनयोग्य प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि जब वह अपनी बेटी का बचाव करते हुए अपनी आंखों में आग दिखाती है, तो आप देख सकते हैं कि उसका प्राथमिक प्रेरक बल प्रेम है। वह अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे के लिए प्यार करती है। 47 द ऑब्जर्वर के लिए अपनी समीक्षा में मार्क केरमोड ने लिखा, रेजिना किंग के लिए उनका शानदार ढंग से नियंत्रित प्रदर्शन शारीरिक संयम में एक मास्टर क्लास है। एक पल अलग है, मम्मा, टिश ने संकोचपूर्वक कहा, और इससे पहले कि वह हमारी ओर मुड़े, किंग की गर्दन और कंधों की लगभग अगोचर हरकत हमें बताती है कि शेरोन को ठीक से पता है कि उसकी बेटी क्या कहने वाली है। 48 द लेफ्टओवर के निर्माता डेमन लिंडेलोफ के साथ फिर से टीम बनाते हुए किंग ने 2019 की सीमित श्रृंखला वॉचमैन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली और उन्होंने ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टीसीए पुरस्कार, ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और अपना चौथा प्राइमटाइम एमी पुरस्कार जीता। श्रृंखला के लिए इंडीवायर की समीक्षा में बेन ट्रेवर्स ने लिखा, किंग अद्भुत से कम नहीं है। हाँ, उसे 1 ऑस्कर और 3 एमी मिले हैं, लेकिन वह एक ऐसे मोड़ में प्रदर्शन पर और भी अधिक रेंज डालती है जो सहजता से अजय और कमजोर के बीच घूमती है। 49 वैरायटी के लिए कैरोलिन फ्रैम्के और डैनियल डिएडारियो की दशक के अंत की सूची में किंग का प्रदर्शन टेलीविजन में 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ में से एक था। 50 जुलाई 2019 51-52 इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 7 सितंबर 2020 को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जो फेस्टिवल के इतिहास में चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला द्वारा निर्देशित फिल्म थी। 53 किंग को प्रमुख आलोचकों के पुरस्कारों में कई पुरस्कार और नामांकन मिले। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला। 45 और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में रॉबर्ट ऑल्टमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 54 अक्टूबर 2021 में किंग ने नेटफ्लिक्स की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म द हार्डर दे फॉल में अभिनय किया, जिसका निर्देशन जेम्स सैमुअल ने किया। 55 जिसने मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते। 56 किंग ने इसके बाद नेटफ्लिक्स की शली का निर्माण किया, जो ऐतिहासिक राष्ट्रपति अभियान के दौरान पहली अश्वेत कांग्रेस सदस्य शली चिशोलम के बारे में एक बायोपिक थी और इसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। इसे जॉन रिडले ने लिखा और निर्देशित किया था, जिनके साथ उन्होंने पहले अमेरिकन क्राइम पर काम किया था। 57-58 मई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि किंग लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के लिए रेस थीम वाली मॉन्स्टर फिल्म बिटर रूट का निर्देशन करेंगे। 59 उन्होंने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और नेटफ्लिक्स के लिए डेविड ई केली द्वारा लिखित टेलीविजन सीरीज ए मैन इन फुल का निर्देशन किया, जो इसी नाम के टॉम वोल्फ उपन्यास पर आधारित है। 60 व्यक्तिगत जीवन किंग की शादी 1997 से 2007 तक इयान अलेक्जेंडर सीनियर से हुई थी। उनका एक बेटा इयान अलेक्जेंडर जूनियर था, जो 1996 में पैदा हुआ था और बाद में डिस्क जॉकी और रिकॉर्डिंग कलाकार बन गया। 61 इयान जूनियर की 21 जनवरी 2022 को 26 साल की उम्र में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। 62-63 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1991 बॉयज इन द हुड शालिका 1993 काव्यात्मक न्याय ईशा 1995 उच्च शिक्षा मोनेट शुक्रवार डाना जोन्स 1996 प्यार और नफरत के बीच एक पतली रेखा मिया विलियम्स जेरी मगुइरे मार्सी टिडवेल 1998 रिवाज आयरिस लघु फिल्म स्टेला ने अपनी लय कैसे वापस पाई वेनेसा राज्य का दुश्मन कार्ला डीन माइटी जो यंग सेसिली बैंक्स 1999 शिकागो में प्रेम और कार्य लोइस न्यूटन 2001 व्यावहारिक सोंटी जेंकिंस 2002 सच कहेंग तो रेन
2003 डैडी डे केयर किम हिंटन। लीगली ब्लोंड 2 लाल, सफेद और गोरा ग्रेस रॉसिटर। 2004 एक सिंड्रेला कहानी रोंडा, रे मार्गी हेंड्रिक्स। 2005 मिस कॉन्जेनियलिटी 2 आर्म्ड एंड फैब्युलस सैम फुलर। 2006 दबंग चीटी क्रीला आवाज। 2007 कुत्ते का वर्ष लैला, दिस क्रिसमस लिसाव हिटफील्ड मूर। रेजिना रेने किंग, जन्म 15 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 4 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। 2019 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2 किंग ने पहली बार टेलीविजन सिटकॉम 227 1985 से 1990 में अभिनय करके ध्यान आकर्षित किया। उनकी बाद की भूमिकाओं में फिल्म फ्राइडे 1995, एनिमेटेड सीरीज द बूनडॉक्स 2005 से 2014 और क्राइम टेलीविजन सीरीज साउथलैंड 2009 से 2013 शामिल हैं। उन्हें एबीसी एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन क्राइम 2015 से 2017, नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज 7 सेकंड्स और एचबीओ लिमिटेड सीरीज वॉचमैन 2019 में उनके प्रदर्शन के लिए 4 प्राइमटाइम एमी अवार्ड मिले। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर 2015 से 2017 और सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी 2013 से 2019 शामिल हैं। उन्होंने ड्रामा फिल्म बॉयज इन द हुड 1991, पोएटिक जस्टिस 1993, हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998 और रे 2004 में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही कॉमेडी फिल्म डाउन टू अर्थ 2001, लीगली ब्लोंड 2, रेड, व्हाइट एंड ब्लोंड 2003, ए सिंड्रेला स्टोरी 2004 और मिस कॉन्जेनियलिटी 2 आर्म्ड एंड फैबुलस 2005 में भी सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक 2018 में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार भी जीता। इसके बाद उन्होंने वेस्टर्न द हार्डर दे फॉल 2021 में अभिनय किया और बायोपिक शर्ली 2024 में शीर्षक भूमिका निभाई। किंग ने कई टेलीविजन शो के लिए एपिसोड निर्देशित किए हैं, जिनमें 2015 और 2016 में स्कैंडल और 2017 में दिस इज अस शामिल हैं। उन्होंने जाहिम के 2010 के गीत फाइंडिंग माई वे बैक के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन भी किया है। किंग की फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत ड्रामा वन नाइट इन मियामी 2020 से हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेजिना रेने किंग का जन्म 15 जनवरी 1971 को लॉस एंजल्स काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। 4 और वे व्यू पार्क विंडसर हिल्स में पली बढ़ी। उनके पूर्वज त्रिभुज दास व्यापार का हिस्सा थे। वे सिएरा लियोन, लाइबेरिया और सेनेगल में उत्पन्न हुए थे। उसके माता पिता दोनों दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। 5 वह ग्लोरिया जीन नी कैन, एक विशेष शिक्षा शिक्षक और थॉमस हेनरी किंग जूनियर, एक इलेक्ट्रीशियन की बड़ी बेटी हैं। 6 किंग की छोटी बहन रीना ने 2024 की नेटफ्लिक्स फिल्म शर्ली में उनके साथ सहअभिनय किया। 7 उनके माता पिता का 1979 में तलाक हो गया। 8 किंग ने वेस्टचेस्टर हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 बाद में उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने से पहले 2 साल तक दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संचार का अध्ययन किया। 10 आजीविका। यह भी देखें रेजिना किंग द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 1985 से 2004 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। किंग ने 1985 में टेलीविजन सीरीज 227 में ब्रेंडा जेंकिंस की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 11 एक भूमिका जो उन्होंने 1990 में शो समाप्त होने तक निभाई। वह जॉन सिंगलटन की फिल्मों बॉयज इन द हुड, पोएटिक जस्टिस और हायर लर्निंग में दिखाई दी। 12 1995 में उन्हें हिट कॉमेडी फिल्म फ्राइडे में दिखाया गया था। 12 अगले वर्ष उन्होंने मार्टिन लॉरेंस की डार्क कॉमेडी रोमांस ए थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट में मिया के रूप में अभिनय किया। 13
और उन्होंने ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जेरी मैगुइरे में मार्सी टिडवेल के रूप में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 12-14 1998 में उन्हें टोनी स्कॉट की फिल्म एनिमी ऑफ द स्टेट में कास्ट किया गया, जिसमें उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए नाक इमेज अवार्ड्स में पहला नामांकन मिला। 15 उसी वर्ष किंग ने हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक, 16 माइटी जो यंग, 17 और लव एंड एक्शन इन शिकागो फिल्मों में हिस्सा लिया। 18 2001 में किंग ने क्रिस और पॉल वीट्स की डाउन टू अर्थ में सोंटे जेंकिंस की भूमिका निभाई, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। 19 अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन सीरीज लीप ऑफ फेथ में मुख्य भूमिका निभाई। 20 किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए सिंड्रेला स्टोरी में भाग लेने के बाद 21 किंग को रे चार्ल्स के बारे में अकादमी पुरस्कार नामांकित जीवनी फिल्म रे में मार्गी हेंड्रिक्स के रूप में चुना गया था। 22 रे में उनके प्रदर्शन के लिए किंग ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट पुरस्कार, उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज पुरस्कार जीता और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स से कलाकारों के नामांकन का हिस्सा थीं। 23-24 2005 से 2017 स्थापित अभिनेत्री रेजिना रेने किंग, जन्म 15 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 4 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। 2019 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2 किंग ने पहली बार टेलीविजन सिटकॉम 227 1985 से 1990 में अभिनय करके ध्यान आकर्षित किया। उनकी बाद की भूमिकाओं में फिल्म फ्राइडे 1995, एनिमेटेड सीरीज द बूनडॉक्स 2005 से 2014 और क्राइम टेलीविजन सीरीज साउथलैंड 2009 से 2013 शामिल हैं। उन्हें ABC एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन क्राइम 2015 से 2017, नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज 7 सेकंड्स और HBO लिमिटेड सीरीज वॉचमैन 2019 में उनके प्रदर्शन के लिए 4 प्राइमटाइम एमी अवार्ड मिले। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर 2015 से 2017 और सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी 2013 से 2019 शामिल हैं। उन्होंने ड्रामा फिल्म बॉयज इन द हुड 1991, पोएटिक जस्टिस 1993, हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक 1998 और रे 2004 में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही कॉमेडी फिल्म डाउन टू अर्थ 2001, लीगली ब्लोंड 2, रेड, व्हाइट एंड ब्लोंड 2003, ए सिंड्रेला स्टोरी 2004 और मिस कॉन्जेनियलिटी 2, आर्म्ड एंड फैबुलस 2005 में भी सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक 2018 में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार भी जीता। इसके बाद उन्होंने वेस्टर्न द हार्डर दे फॉल 2021 में अभिनय किया और बायोपिक शर्ली 2024 में शीर्षक भूमिका निभाई। किंग ने कई टेलीविजन शो के लिए एपिसोड निर्देशित किए हैं, जिनमें 2015 और 2016 में स्कैंडल और 2017 में दिस इज अस शामिल हैं। उन्होंने जाहिम के 2010 के गीत फाइंडिंग माई वे बैक के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन भी किया है। किंग की फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत ड्रामा वन नाइट इन मियामी 2020 से हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेजिना रेने किंग का जन्म 15 जनवरी 1971 को लॉस एंजल्स काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। 4 और वे व्यू पार्क विंडसर हिल्स में पली बढ़ी। उनके पूर्वज त्रिभुज दास व्यापार का हिस्सा थे। वे सिएरा लियोन, लाइबेरिया और सेनेगल में उत्पन्न हुए थे। उसके माता पिता दोनों दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। 5 वह ग्लोरिया जीन नी कैन, एक विशेष शिक्षा शिक्षक और थॉमस हेनरी किंग जूनियर, एक इलेक्ट्रीशियन की बड़ी बेटी हैं। 4-6 किंग की छोटी बहन रीना ने 2024 की नेटफ्लिक्स फिल्म शर्ली में उनके साथ सहअभिनय किया। 7 उनके माता पिता का 1979 में तलाक हो गया। 8 किंग ने वेस्टचेस्टर हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9
बाद में उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने से पहले 2 साल तक दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संचार का अध्ययन किया। 10. आजीविका। यह भी देखें, रेजिना किंग द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 1985 से 2004 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। किंग ने 1985 में टेलीविजन सीरीज 227 में ब्रेंडा जेंकिंस की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 11. एक भूमिका जो उन्होंने 1990 में शो समाप्त होने तक निभाई। वह जॉन सिंगलेटन की फिल्मों बॉयज इन द हुड, पोएटिक जस्टिस और हायर लर्निंग में दिखाई दी। 12. 1995 में उन्हें हिट कॉमेडी फिल्म फ्राइडे में दिखाया गया था। 12. अगले वर्ष उन्होंने मार्टिन लॉरेंस की डार्क कॉमेडी रोमांस ए थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट में मिया के रूप में अभिनय किया। 13. और उन्होंने ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जेरी मैगुइरे में मार्सी टिडवेल के रूप में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 12. 14. 1998 में उन्हें टोनी स्कॉट की फिल्म एनिमी ऑफ द स्टेट में कास्ट किया गया, जिसमें उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए नाक इमेज अवार्ड्स में पहला नामांकन मिला। 15. उसी वर्ष किंग ने हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक, 16. माइटी जो यंग, 17. और लव एंड एक्शन इन शिकागो फिल्मों में हिस्सा लिया। 18. 2001 में किंग ने क्रिस और पॉल वीट्स की डाउन टू अर्थ में सोंटे जेंकिंस की भूमिका निभाई, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। 19. अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन सीरीज लीप ऑफ फेथ में मुख्य भूमिका निभाई। स्टीफन जेम्स, जन्म 16 दिसंबर 1993, एक कनाडाई अभिनेता हैं। किशोरावस्था में कई टेलीविजन सीरीज में अभिनय करने के बाद उन्होंने 2016 की फिल्म रेस में ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर जेसी ओवेंस की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कनाडाई स्क्रीन अवार्ड जीतकर प्रसिद्धि प्राप्त की। 1. 2018 में उन्होंने बैरी जेंकिंस की प्रशंसित ड्रामा फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में अभिनय किया, जो इसी नाम के जेम्स बाल्डविन उपन्यास पर आधारित थी। उसी वर्ष उन्होंने अमेज़न सीरीज होमकमिंग में वाल्टर क्रूज को चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2. प्रारंभिक जीवन। जेम्स का जन्म स्कारबोरो में हुआ था, जो ओंटारियो का एक नगर है, जो बाद में टोरंटो शहर का हिस्सा बन गया। उन्होंने 2011 में जार्विस कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट से स्नातक किया। 3 लड़कों में मझला बच्चा, वह अभिनेता शमीर एंडरसन का छोटा भाई है, जो रेस में जेसी ओवेंस के ट्रैक प्रतिद्वंद्वी यूलेस पीकॉक की भूमिका भी निभाता है। जेम्स अपने भाई शमीर को उस व्यक्ति के रूप में श्रेय देते हैं जिसने उन्हें अभिनय में आने के लिए प्रेरित किया। 3. उनका परिवार जमैका है। 4. आजीविका। प्रारंभिक कार्य। जेम्स ने टेलीविजन में अपनी शुरुआत लंबे समय से चल रही कनाडाई किशोर श्रृंखला डेग्रासी में 2 सीजन के लिए एक आवर्ती भूमिका के साथ की। डेग्रासी छोड़ने के बाद जेम्स ने टेलीविजन पर विभिन्न सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 2011 में हाउ टू बी इंडी, क्लू और माई बेबीसिटर ए वैम्पायर और 2012 में द लिसनर और द एलए कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इसके अलावा 2011 में उन्होंने एबीसी फैमिली द्वारा टीवी के लिए बनाई गई फिल्म 12 डेट्स ऑफ क्रिसमस में सहायक भूमिका निभाई। 5. दरार। जेम्स ने अपनी पहली प्रमुख फीचर फिल्म भूमिका कनाडाई फिल्म होम अगेन 2012 में तात्याना अली और फेफे डॉब्सन के साथ निभाई, जिसमें उन्होंने एक जमैका के निर्वासित व्यक्ति की भूमिका निभाई। 6. हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 7, 8, 9 द ग्लोब एंड मेल ने जेम्स के प्रदर्शन की सकारात्मक समीक्षा की, इसे दिल तोड़ने वाला कहा। 8. जेम्स ने अपने प्रदर्शन के लिए एक कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। 10. हालांकि वह अंतःसर्ज कानिंडा से हार गए। 11. 2013 में जेम्स को एवा डुवर्ने की मार्टिन लूथर किंग जूनियर फिल्म सेल्मा 2014 में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस के रूप में लिया गया, जिसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित किया गया। 12. जब अकादमी से फिल्म को प्राप्त कथित अस्वीकृति के बारे में पूछा गया, 13, 14, 15 जेम्स ने कहा, मेरे लिए मैंने हमेशा इस फिल्म को एक जीत के रूप में देखा है, यहाँ तक कि इसके तैयार संस्करण को देखने से पहले भी। इस फिल्म के साथ हमने जो किया है उसके बारे में मैं जो महसूस करता हूँ उसकी तुलना में कोई भी पुरस्कार नहीं हो सकता।
हमने अपने युवाओं के लिए कुछ ऐसा किया है जो बहुत प्रासंगिक है। 16 2015 में जेम्स ने लॉरेंस हिल के इसी नाम के पुरस्कार विजेता उपन्यास पर आधारित सीबीसी टेलीविजन मिनी सीरीज द बुक ऑफ नीग्रोज में अतिथि भूमिका निभाई। 17 2015 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जेम्स को उद्योग के अग्रणी राइजिंग स्टार्स में से एक नामित किया गया था। 18 19 20 21 ब्लैक हिस्ट्री मंथ के उपलक्ष्य में जेम्स को सीबीसी द्वारा उनके 6 ब्लैक कैनेडियन कल्चर मेकर्स में से एक के रूप में नामित किया गया था, जिसमें ओपरा विनफ्रे को उनके सबसे बड़े प्रभावों में से एक बताया गया था। 22 2016 में जेम्स ने जेसन सुदेकिस के साथ बायोपिक रेस 2016 में अफ्रीकी अमेरिकी ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर जेसी ओवेंस की मुख्य भूमिका में अभिनय किया, जिसमें स्टार वार्स स्टार जॉन बोयेगा की जगह ली। 23 24 25 रेस में अपनी भूमिका के लिए जेम्स ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता। 1 2017 में जेम्स ने फॉक्स लिमिटेड सीरीज शॉट्स फायर में डीओजे अभियोजक प्रेस्टन टेरी की भूमिका निभाई। 26 2018 में उन्होंने बैरी जेंकिंस के जेम्स बाल्डविन के उपन्यास इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया, जिसे कई अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 27 28 उस वर्ष भी उन्होंने अमेजन सीरीज होमकमिंग में जूलिया रॉबर्ट्स, बॉबी कैमले और शी वेहिगम के साथ वाल्टर क्रूज का किरदार निभाया। जेम्स को होमकमिंग में उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। अभी हाल ही में उन्होंने और शमीर एंडरसन ने बोट रॉकर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 29 फरवरी 2022 में यह बताया गया कि जेम्स कलाकार जी मिशेल बास्कियाट के जीवन के बारे में एक सीमित श्रृंखला में अभिनय करने और सनिर्माण करने के लिए जुड़े हुए हैं। 30 जेम्स और उनके भाई साथी अभिनेता शमीर एंडरसन ने 2016 में ब्लैक कनाडा बिल्डिंग ए लिगेसी इन एक्टिंग सिनेमा प्लस नॉलेज नामक एक गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना की। दिसंबर 2020 में उन्होंने द ब्लैक एकेडमी नामक संगठन के विस्तार की घोषणा की, जो कला, संस्कृति, मनोरंजन और खेल में कनाडा भर में अश्वेत प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है। जेम्स ने समझाया, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास अवसरों की कमी है, और इसलिए हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि द ब्लैक एकेडमी एंग्लोफोन और फ्रैंकोफोन समुदायों को एक साथ आने और एक जगह बनाने के लिए प्रेरित करना जारी रखेगी, जहां वे जो कुछ भी शुरू कर चुके हैं उसे आगे बढ़ा सकें और इसके लिए सम्मानित हो सकें, जो सही भी है। संगठन के दृष्टिकोण में समर्थकों का एक गठबंधन बनाना शामिल है, जो कनाडा में अश्वेत उत्कृष्टता का समर्थन करने के लिए धन, सलाह, प्रोग्रामिंग और पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। 31 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012 फिर से होम एवर्टन सेंट क्लेयर नामांकित सहायक भूमिका में अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड। 32 2014 परफेक्ट सिस्टर्स डोनी निर्भर लोग शेन जोन्स जब खेल ऊंचा खड़ा हो टेरेंस जी टी.के. केली सेल्मा जॉन लुइस नामांकित उत्कृष्ट सफल प्रदर्शन के लिए ब्लैक रील पुरस्कार पुरुष। 33 2015 अंधेरे के बाद खोया वेस्ली पूरी पंक्ति पर मैटी स्लॉटर 2016 दौड़ जेसी ओवेंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कैनेडियन स्क्रीन पुरस्कार। 34 नामांकित मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नाक इमेज पुरस्कार। 35 2018 अगर बील स्ट्रीट बात कर सकती अलोंजो फोनी हंट 2019-21 पुल माइकल ट्रूजिलो 2021 राष्ट्रीय चैंपियन लेमार्कस जेम्स 2022 डेलिया चली गई लुई 2024 बेब्स क्लाउड पियानो सबक लड़का चार्ल्स 2025 रिकी 36 रिकी डाक उत्पादन टीबीए रात हमेशा आती है डाक उत्पादन युद्ध मशीन फिल्माने टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 मेरी बेबीसिटर एक पिशाच है जॉक टेलीविजन फिल्म 201011 इंडी कैसे बने विल्फ्रेड 3 एपिसोड 201012 डिग्रेसी अगली पीढ़ी जूलियन विलियम्स 8 एपिसोड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया चूज यूनिवर्स का पार्ट 1 एक तरह से यानी 3 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे और 15 बाकी ये एपिसोड 1 जुलाई जी हाँ दोस्तों 1 जुलाई को
बाकी के 3 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, बाकी डिज्नी पर ये हमें देखने को मिल रही है। आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।